Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you all to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी मेन रीड बुक फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। जी हाँ, तो पहले इस हम वीडियो को प्रोसीड करें जहाँ पे हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, थीम समझेंगे अबाउट द ऑथर और फिर वर्ड टू वर्ड चैप्टर को बहुत ही डिटेल मैनर में समझेंगे। तो इससे पहले आई वुड लाइक टू जस्टिफाई द टाइटल। ये टाइटल है क्या, चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको टाइटल में कुछ पढ़ के समझ में आ रहा है, इट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं टाइटल को जस्टिफाई करती हूँ और टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, दिस इज एन एक्सकर्प्ट। तो ये क्या है? ये एक एक्सकर्प्ट है। एक्सकर्प्ट बोल सकते हो, एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो। तीनों का एक ही मतलब होता है, ऑल आर सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये किसी एक बड़े पार्ट से, बड़े सोर्स से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये जहाँ से लिया गया है उसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब ये एक नॉवेल है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसमें से हमने कुछ पार्ट्स एंड पीसेस में इस चैप्टर को लिया है। ये जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये बेसिकली एन फ्रैंक ने खुद अपनी डायरी में अपनी लाइफ के बारे में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक डायरी फॉर्मेट में शेयर करा है। और उसमें से हमने कुछ पार्ट्स एंड पीसेस में इस चैप्टर में हम कुछ अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये आई होप समझ में आ गया है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा, ये नॉवल भी छपा है इसका, ठीक है। यहाँ ओरिजिनली डायरी जो लिखी गई थी, ये बहुत सारे लैंग्वेज में लेटर ऑन ट्रांसलेट हुई है और अब हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ठीक है, सो अगर मैं आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इस पूरी कंप्लीट डायरी के बारे में बताऊं तो ये कैसे क्या है, थोड़ा सा एक स्टोरी को समझते हैं। तो ये तब की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरेशन में नाजीज जो थे वो ज्यूइश पीपल के अगेंस्ट थे। नाजी पार्टी को हेड कर रहे थे, नाजी को जो हेड कर रहे थे उनको लीड करने वाले हिटलर थे। नाम तो आप सब लोगों ने हिस्ट्री में ज़रूर सुना ही होगा। ठीक है, तो उस समय हिटलर जो था, या नाजीज जो थे, वो ज्यूइश के बिल्कुल अगेंस्ट, दे वर एंटी ज्यूइश। तो जहां भी उनको कोई ज्यूइश पर्सन दिख जाता, उसको ये लोग बिल्कुल पकड़ लेते, उसको बंदी बना लेते और जो कुछ वेल बिल्ट के रहते थे, एक मिडिल एज के, उनसे बहुत काम करवाते थे। और कुछ जो उनको लगता था कि उनके काम के नहीं है, उन लोगों को ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर देते थे और वहाँ पे इतना सफोकेशन होता था कि सफोकेशन की वजह से लोग मर जाते थे। और वहाँ पे उनको खाने तक, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए पीने का पानी, कुछ भी प्रॉपर हाइजीन, कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि उनका पर्पस यही था, वो अगेंस्ट थे इन ज्यूइश लोगों के। और ऐसे टाइम में जिसकी हम बात करें, एन फ्रैंक की, ये एक जर्मन बॉर्न, इनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इन द ईयर 1929 और डेट थी 12 जून। तो 12 जून 1929 को इनका बर्थ हुआ और उनके कुछ ही सालों बाद ये वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो गया था। अब शी वॉज ऑल्सो अ जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल, तो इनके अगेंस्ट थे हिटलर ऑफ कोर्स। तो जब बहुत ज़्यादा जर्मन को ऑक्यूपाई कर लिया हिटलर ने, तो इनके फादर, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, मदर एडिथ हॉलैंडर, और इनकी जो बहन थी उनका नाम है मार्गरेट। ठीक है, तो ये चारों लोग और उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ ये लोग मूव कर जाते हैं नीदरलैंड, एम्स्टरडैम में। तो जब वहाँ पे, और ये वहाँ पे उनके पापा का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे उसके टॉप फ्लोर में, 3rd फ्लोर प्रिसाइसली, वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। और वहाँ पे 1942 में जब एन फ्रैंक का बर्थडे आता है 12 जून को, तो उनके पापा अपनी बेटी को एक डायरी गिफ्ट करते हैं। वो क्यों गिफ्ट करते हैं? क्योंकि वो हाइडिंग प्लेस थी। नाजीज का रूल इतना ज़्यादा हो गया था, नाजीज ने इतना ज़्यादा जर्मन को ऑक्यूपाई कर लिया था कि अगर अब ये ऑटो फ्रैंक को, इनकी पूरी फैमिली को बचाना है तो उनको इस जगह को छोड़ के जाना ही होगा। तो ये मूव करके नीदरलैंड एम्स्टरडैम में चले गए थे। वहाँ पे दे वर
सेफ इन सम हाइडिंग प्लेस। वो अपने पापा के ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसके 3rd फ्लोर पे वो लोग वहाँ पे शांति से छुपे हुए थे। अब वहाँ पे भी वो हाइडिंग प्लेस था, वहाँ पे वो शोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अंदर बाहर इधर उधर मूव नहीं कर सकते, बिकॉज किसी को भी पता चल जाएगा, या गलती से अगर नाजीज पार्टी के किसी पर्सन को पता चल गया तो इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, इन पे अटैक हो जाएगा और इनको भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया जाएगा। तो पापा ने सोचा कि ऐसे टाइम में क्या गिफ्ट किया जाए। सो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि अब मैं एन फ्रैंक को, अपनी बेटी को, एक डायरी गिफ्ट करता हूँ, जिससे कि वो जो भी बोलना चाहे, जो भी करना चाहे, वो उस डायरी में लिख सकती है। सो ये जो डायरी थी, इट वाज गिफ्टेड बाय हर फादर ऑटो फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे, जो कि आया था 12 जून इन द ईयर 1942 को। और लगभग 2 साल तक 1944 तक ये लोग इस जगह पे सक्सेसफुली छुपे रहे, बट अनफॉर्चुनेटली 1944 में नाजीज को पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ जर्मन्स या जूइश पीपल छुपे हुए हैं, तो इन पे अटैक किया गया और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। और जैसा कि हमें पता ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप की क्या कंडीशन होती है, वहाँ पे क्या हाल होता है, और वहाँ पे ऐसा ही हुआ 1944 से जब इनको मूव किया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, तो सबसे पहले मार्गरेट की डेथ हो गई, जो एन फ्रैंक की बड़ी सिस्टर थी। मम्मा की भी पहले ही डेथ हो गई थी, फिर मार्गरेट की डेथ हो गई, और उसके कुछ महीने के बाद एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई इन द ईयर 1945। प्रिसाइसली डेट हमें समझ नहीं आई, बिकॉज वो कब क्या हुआ वो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। ऐसे टाइम में जो एन फ्रैंक के फादर हैं मिस्टर ऑटो फ्रैंक, वो किसी तरीके से बाय गॉड्स ग्रेस वो बच गए थे। और जब वर्ल्ड वॉर पूरा ख़त्म हो गया, 1945 की बात है, तो उनके फादर उसी प्लेस पे वापस जाते हैं जहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि वो जो डायरी है वो उनको, अपनी बेटी की डायरी बहुत ज़रूरी है, वो चाहते थे कि वो उसको पढ़ें। तो वो अपनी बेटी की डायरी को ढूंढने के लिए जाते हैं और सक्सेसफुली उनको डायरी वहीं पे सेफ मिल जाती है, और जिस डायरी को फिर उन्होंने पब्लिश करा है। और आज स्टेटस ये है कि ये छोटी सी लड़की, एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की जो डायरी है वो ऑलमोस्ट 70 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है। अगर आप भी कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो या तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप ये पूरा फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को मुझसे समझना चाहते हो, या फिर आप इसको ऑनलाइन कहीं से परचेज कर सकते हो, बुक या नॉवल को। ठीक है, चलिए तो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन को। Now this lesson is an excerpt। excerpt क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हम बड़े से स्टफ में से छोटा सा पार्ट यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से, क्योंकि इतनी बड़ी नॉवल तो हम नहीं पढ़ सकते एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ चैप्टर, तो हमें थोड़ा सा पार्ट पढ़ना होता है, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो हमने क्या कर लिया, हमें पढ़ना था तो हमने इसको एक्सकर्प्ट कर लिया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। कहाँ से करा, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल्स। और ये यंग गर्ल कौन है, यंग गर्ल इज नन अनदर देन एन फ्रैंक, और द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यंग गर्ल को रिप्लेस करके एन फ्रैंक। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1947। 45 में पापा ने डायरी ढूंढ ली थी और इसके 2 साल बाद ही सेकेंड ईयर ही इनफैक्ट डायरी को पब्लिश करवा दिया था। सो ये ऑटोबायोग्राफी, व्हाई इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज इसको लिखा किसने है, खुद एन फ्रैंक ने ही लिखा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो इट इज एन ऑटोबायोग्राफी दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1947। इन दिस एन एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन a diary which was gifted to her on her 13th birthday। और इस डायरी में वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती है, जो उसको गिफ्ट करी गई थी उसके 13th बर्थडे पे बाय हर फादर मिस्टर ऑटो फ्रैंक। शी नेम्स द डायरी किटी विच शी कंसिडर्स एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड। और वो अपनी डायरी का नाम किटी रखती है। क्यों किटी रखती है, मानते हुए कि यही मेरी एक ट्रू फ्रेंड है, यही मेरी एक क्लोज फ्रेंड है। क्यों, बिकॉज ये वो ऐसी डायरी है जिसको मैं जो चाहे बता सकती हूँ, मेरे दिल में जो भी थॉट्स है, जो भी मेरी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, मैं बिना सोचे समझे इस डायरी से शेयर कर सकती हूँ, जैसे हम एक फ्रेंड के साथ करते हैं। देन
शी मैंशन्स अबाउट हर चाइल्डहुड। अब इस डायरी में वो अपने चाइल्डहुड के बारे में मैंशन करती है, अपनी फैमिली से एक्वेंट कराती है, एंड लॉट अदर थिंग्स दैट शी टोल्ड नो वन एल्स। और बहुत सारी अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताएंगी, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताती, जो उन्होंने और किसी को कभी भी नहीं बताया है। ठीक है, चलिए, तो इन ऐसा क्या हुआ था कि एन फ्रैंक ने अपनी फ्रेंड डायरी को बना लिया? क्या उनकी लाइफ में फ्रेंड्स नहीं थे या फैमिली नहीं थी, वो अकेली थी? क्या बहुत लोनलीनेस फील करती थी वो, या क्या, या शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग? किस चीज़ की कमी थी, क्या था लाइफ में उनके जो उन्होंने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, रादर कि वो किसी इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड बनाती? चलिए, तो इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर आगे देखेंगे। अब हेड करते हैं फटाफट से चैप्टर की थीम को। व्हाट इज द थीम? थीम का मतलब होता है द सेंट्रल आइडिया, द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट अराउंड विच द एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स। तो थीम है इस चैप्टर की, द स्टोरी इज बेस्ड अपॉन द थीम ऑफ लोनलीनेस एंड द इनएबिलिटी ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद अदर्स। तो इस चैप्टर की थीम ही है लोनलीनेस और इनएबिलिटी। हम जब सक्षम नहीं होते हैं, when we are unable to being comfortable with others, हम जब दूसरों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं और हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, यही इस चैप्टर की थीम है। The writer, that is Anne Frank, misses having a true friend। और पूरी लाइफ अभी लोनलीनेस का मतलब ही जस्टिफाई हो रहा है, वो अपनी थ्रू आउट लाइफ में हमेशा मिस करती थी कि काश मेरा भी कोई ट्रू फ्रेंड या मेरी भी कोई क्लोज फ्रेंड होती, जिससे अपनी सारी दिल की बातें ब्लाइंडली बता सकती थी बिना हिचकिचाए, और ट्रस्ट कर सकती थी कि वो पर्सन आगे किसी को नहीं बताएगा। सो द राइटर मिसेस हैविंग अ ट्रू फ्रेंड एंड गेट्स अ डायरी एज हर कॉन्फिडेंट। और फाइनली वो, बिकॉज शी वॉज अनेबल टू कन्फाइड विद अदर्स, वो कभी दूसरों में कंफर्टेबल या घुल मिल नहीं पाती थी। ऐसा नहीं था वो दोस्ती नहीं करती थी, वो सोशल नहीं थी, एमिएबल नहीं थी, वो सब कुछ थी, बट उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। ऐसा भरोसेमंद लायक कोई उनको क्लोज या ट्रू फ्रेंड नहीं समझ में आया। सो अब द राइटर मिसेस हैविंग अ ट्रू फ्रेंड, और इसीलिए एन फ्रैंक गेट्स अ डायरी एज हर कन्फिडेंट। The lesson also shows the narrator's intelligence and talkative nature and how tactfully she handles her annoyed teacher। इस चैप्टर में हमें ये भी पता चलेगा एन फ्रैंक के बारे में कि एन फ्रैंक कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी स्मार्ट है, और उसकी चैटर टॉकेटिव नेचर के बारे में पता चलेगा, और कितने टैक्टफुली, कितने स्मार्टली उसने अपने मैथ्स के टीचर, जिनका नाम मिस्टर की सिंह था, उनको हैंडल करा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमें इस बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बट लिटरली अगर आप इसकी बैक स्टोरी को समझोगे तो कहीं ना कहीं आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हिटलर, सबको पता है यार, बोलते भी है ना, पापा क्या तेरे हिटलर है क्या, ऐसे बेरहमी से बेदर्दी से मारा। तो एग्जैक्टली हिटलर ने भी ऐसा ही बुरा हाल किया था जितने भी ज्यूइश लोग थे। सो बट जो हम हम बोल सकते, जो हम ओवरव्यू लेने वाले हैं इस कंप्लीट फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल का, वो हमें बहुत हिलारियस लगेगा, बहुत ह्यूमरस टच भी हमें पता चलेगा, और उसके साथ साथ एन फ्रैंक की जो फ्रैंक नेचर थी उसके बारे में भी हमें समझ में आने वाली है। चलिए, तो अब हेड करते हैं फटाफट से हमारी ब्यूटीफुल सी छोटी सी यंग राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज एन फ्रैंक। सो द ऑथर ऑफ द डायरी, एन फ्रैंक, वाज अ Jewish girl. It should be actually German Jewish girl, German born Jewish girl in her teenage, born on 12th June 1929 in Frankfurt, Germany। इनका जन्म हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जगह में, और 12th जून डेट थी, और ईयर था 1929। She spent her early years with her parents and Margaret, और उनके जो अर्ली ईयर्स थे वो उन्होंने अपने पेरेंट्स, फादर ऑटो फ्रैंक और मदर एडिथ होलेंडर, उनके साथ साथ अपनी बड़ी बहन मार्गरेट के साथ स्पेंड किए थे, जो उनसे मात्र 3 साल बड़ी थी। ठीक है, चलिए अब फटाफट से चैप्टर को वर्ड टू वर्ड समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बस मेरे साथ बिल्कुल बने रहना, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को चैप्टर से
के चैप्टर से समझते जाना। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ साथ अपनी मेन रीडर बुक को खोल लीजिए, इसमें ब्लैंक शीट अटैच कर दीजिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ड्स, डेज, डेट्स, इवेंट्स आने वाले हैं तो उनको मार्क करते जाइए, ठीक है। सो द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. अब यहाँ पे शुरू ही होता है एन फ्रैंक की इस बात से कि एन फ्रैंक ने लिखना क्यों शुरू करा, क्या उनको बहुत मज़ा आता था या उनका फेवरेट पास टाइम था या उनकी हॉबी थी या वो राइटर बनना चाहती थी, व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। सो राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब देखिए पहले एक बहुत प्यारी सी चीज़ समझ लीजिए, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दिस चैप्टर इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन फ्रैंक, या आप ऐसा बोल सकते हो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन फ्रैंक। तो जहाँ पर भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे कि हो गया मी, हो गया आई, हो गया माई, हो गया, यहाँ पे इन सबको रिप्लेस करके आपको क्या समझना है, एन फ्रैंक। किस फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, एन फ्रैंक है, ठीक है। सो एन फ्रैंक बोलती है कि डायरी में लिखना मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज, एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए वो जो मेरे जैसा हो, मेरे जैसा। I mean, I am Anne Frank for you now. अभी के लिए आप मुझे एन फ्रैंक समझे बिकॉज मैं ही आपको चैप्टर को नरेट करके समझा रही हूँ, ठीक है। तो एन फ्रैंक बोलते हैं राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे शख्स के लिए डायरी में लिखना एक बहुत ही अजीबोगरीब, एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये कारण नहीं है कि मैंने कभी भी पहले नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else would be interested in the musings of a 13-year-old girl. वो कारण क्या बता रही है कि क्यों मेरे लिए राइटिंग एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बिकॉज क्यों बता रही है, बिकॉज ऐसा रीज़न नहीं है कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, ये रीज़न नहीं है, बट रीज़न क्या बता रही है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट हो सकता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और मेरी एक 13-year-old लड़की की राइटिंग्स को, उसके आइडियाज़ को, उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, उसके इमोशंस को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। मैं खुद ही नहीं होंगी तो कोई और कैसे इंटरेस्टेड होगा, उनको क्या लगेगा यार एक 13 साल की लड़की है, अभी सिर्फ उसके 12 इयर्स लाइफ के देखे हैं, बहुत ही छोटी सी, अभी उसकी टीनेज स्टार्ट ही हुई है, उसको क्या पता होगा दुनियादारी के बारे में, क्या लिखेगी वो लड़की। सो शायद ना तो मैं इंटरेस्टेड होंगे ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा एक मात्र 13 साल की एक बहुत ही इमेच्योर लड़की की राइटिंग्स को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए बोलती है कि डायरी राइटिंग प्रिसाइसली मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। नाउ So, we'll be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. What is musings? Means a period of reflection or thought. Oh well, it doesn't matter. फिर एन फ्रैंक खुद से बोलते खैर इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई इंटरेस्टेड हो या ना हो, क्यों? क्योंकि मेरी डायरी तो मेरी फ्रेंड है, मेरी लाइफ में कोई क्लोज फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो मेरे को उसकी कमी अखर रही थी और मैंने एक दोस्त को किससे रिप्लेस कर दिया, एक डायरी से। अब देखो यार, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा एन फ्रैंक ने बोला, इसलिए मैंने आपको बताया, इसी चैप्टर में आगे अभी वो बोलेंगी, क्योंकि एन फ्रैंक बिलीव करती है कि यार आप पेपर को 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना चाहे सुनाना चाहो, जितना चाहे उस पर लिखना चाहो, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक इंसान को आप अपनी प्रॉब्लम 1 दिन बताओगे, 2 दिन बताओगे, 1 घंटा बताओगे, 2 घंटा बताओगे, वो और नहीं सुनेगा, वो इरिटेट हो जाएगा, कभी उसका भी मूड कैसा होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा या करेगी। सो एन फ्रैंक को लगा यार इंसान में मैं क्यों क्लोज फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड ढूंढ रही हूँ, इट्स बेटर कि मैं डायरी को अपने सारे थॉट शेयर करूँ जो मैं अपने क्लोज फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड को शेयर करना चाहती थी। और फिर सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे मेरी लाइफ में आगे जाके मुझे कोई क्लोज फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड मिल भी जाए तो मेरी डायरी उसको शेयर कर दूंगी, बिकॉज मैं ये डायरी किसको मतलब मैं अपने थॉट्स इमोशंस फीलिंग किसको बता रही हूँ, अपने क्लोज फ्रेंड। और क्लोज फ्रेंड यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पर्सन नहीं है, यहाँ पे डायरी है, ठीक है।
और जिसका नाम वो क्या रखती हैं, किटी रखती हैं। सो आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो अब यहाँ पे बोलती है कि बस मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं फ्यूचर में या कोई और मेरी राइटिंग को पढ़ने में इंटरेस्टेड भी हो या ना हो, खैर मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से, मैं तो बस आई फील लाइक राइटिंग, मेरा तो बस मन हुआ कि मुझे कुछ लिखना है एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और बोलती है एक तो मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, बहुत सारे लोड, बहुत सारे बर्डन्स है, ये प्रॉब्लम, ये टेंशन, ये चीज़, वो फीलिंग, ये इमोशन, बहुत सारी चीज़ें यार, मैं किसको सुनाऊं। तो अब बोलती है कि खैर कोई मेरी राइटिंग को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी नीड मेरे को लिखने की इसलिए क्योंकि मेरा मन है, आई फील लाइक राइटिंग एंड टॉप ऑफ दैट मैं अपने दिल पे और अब दिमाग में इतनी सारी चीज़ों को कैरी करके नहीं मूव कर सकती, तो मुझे ये सारे बर्डन से फ्री होना है, मुझे अपने माइंड, अपने हार्ट को रिलैक्स और बिल्कुल लाइट करना है, इसलिए मैं तो लिखूंगी और मैं लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, paper, अब next क्या लिखते हैं, paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब एन फ्रैंक बताती हैं कि उनके दिमाग में क्या थॉट आया कि जो मैंने अभी आपको शेयर करा था वो एन फ्रैंक का ही था, जैसे कि मैंने बताया पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड। अब एन फ्रैंक को बहुत सही लगता है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है, पेपर में ज़्यादा ज़्यादा सब्र होता है, वो आप जो चाहे जैसा चाहे बताना चाहो, लिखना चाहो, पेपर सब उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता, कभी लोग भी बिजी रहते हैं, लोगों के मूड्स होते हैं, तो लोगों को बताना, लोगों से शेयर करना एक अच्छा सजेशन या अच्छी थॉट नहीं है। सो आई थॉट ऑफ दिस सेइंग। अब एन फ्रैंक बोलते हैं मैंने इस सेइंग के बारे में मैंने समझा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। जब वो उस एक दिन की बात बता रही जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी, तो उस दिन उनके दिमाग में ये थॉट आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल एंड वो सिटिंग एट होम। और जब किस दिन थॉट है, जब वो बहुत डिप्रेस फील कर रही थी, बहुत उदास थी उस दिन, ऑन एंड वो सिटिंग एट होम, और घर पे बैठी थी विद माई चिन इन माई हैंड्स, इसका मतलब मुँह लटका कैसे बैठी हुई थी और सोच रही थी कि यार मैं बिल्कुल बोर फील कर रही थी, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं, बॉडी में कुछ भी एंथुजियाज्म नहीं था, और ऐसी उदास होकर मुंह लटकाए हुए बैठी रही थी, सोच रही थी यार मैं घर से बाहर जाऊं या घर में ही रहूं। तो ऐसे टाइम ऐसे टाइम पे उनके दिमाग में एक थॉट आता है दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में ज़्यादा सब्र होता है एज कंपेयर्ड विद एनी पर्सन, राइट। Now, I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference also. तो अब यहाँ पे एन फ्रैंक आगे क्या बताती हैं, अब यहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए। और फाइनली एन फ्रैंक बोलती है कि मैं बहुत उदास थी उस दिन, मुंह लटका के ऐसे ही बिल्कुल बोर फील कर रही थी, लिस्टलेस, जिसमें बिल्कुल एनर्जी, कोई एंथुजियाज्म, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसी बैठी मुंह लटका के, ऑफ मूड, डिप्रेस्ड, उदास सी, ऐसे परेशान सी, ऐसी ही बैठी रही, डिसाइड कर रही थी जाऊँ घर से बाहर जाऊँ या घर ही रहूँ। तो फाइनली उसने डिसाइड करा कि, और उसके दिमाग में एक थॉट आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, और फाइनली वो वहीं पे बैठी रही जहाँ पे वो थी। I finally stayed where I was brooding. What is the meaning of brooding? Engaged in or showing deep thought about something that makes one sad, angry or worried. और एक ही thought दिमाग में चल रहा था जिससे बहुत ज़्यादा उदास फील कर रही थी। हाँ, मतलब एक ही नेगेटिव थॉट में बिल्कुल डूबी हुई थी, brooding, जैसा कि आप देख सकते हो इस इमेज में। Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed
बैग्ड नोटबुक। अब यहाँ पे बोल रही है हाँ, और इसी थॉट के बारे में बार बार सोच रही थी कि यस, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है देन एनी अदर पर्सन। तो अब बोलती है और तो और बोलती कि सिंस मैं ऐसा कुछ प्लान भी नहीं कर रही कि मैं ये अपनी जो स्टिफ बैग नोटबुक है, स्टिफ बैग्ड नोटबुक, यहाँ पे किसको ग्रैंडली रेफर किया एज अ डायरी। डायरी क्या होती है, जिसकी जो बैक होती है, हम अगर हम नोटबुक्स की या अपनी बुक्स की देखें तो उनके जो आउटर और जो बैक कवर होता है वो बहुत ही लाइट होता है, लेकिन डायरी की बात करें तो काफ़ी हार्ड होती है, स्टिफ बैग्ड होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरी को वो क्या बोलती है, तो स्टिफ बैग्ड नोटबुक बोलते हैं, जिसको ग्रैंडली रेफर किया एज अ डायरी। क्या रीजन देखते हैं, बिकॉज मैं तो प्लान भी नहीं कर रही कि मैं किसी को अलाउ करूंगी टू रीड माई डायरी जब तक I should ever find a real friend, जब तक मुझे कोई एक रियल फ्रेंड, मुझे कोई एक्चुअली ट्रू फ्रेंड नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपनी डायरी तो किसी को पढ़ने के लिए भी नहीं दूंगी। सो इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो इससे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं लिखूं या फिर मैं नहीं लिखूं, या कोई मेरी राइटिंग को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो किसी को पढ़वानी ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही क्यों आया कि कोई इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। तो बस मेरे आई फील लाइक राइटिंग, तो मैं लिखने वाली हूँ अब। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब क्या बोल रही है एन फ्रैंक, तो एन फ्रैंक आगे बताती है कि अब मैं फिर से अपने वही पॉइंट पर आ गई ना, आई एम बैक टू द पॉइंट। अभी बिल्कुल थॉट्स में थी, बिल्कुल उदास और डिप्रेस ऐसे बैठी हुई थी, कुछ दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। अब वो फिर से बोलती है कि अब मैं फिर से अपने उसी पॉइंट पर आ गई। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जो मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा था, जो मुझे प्रोवोक कर रहा था, मुझे उकसा रहा था कि यस एन फ्रैंक यू शुड कीप अ डायरी। तो अब बोलती कि मैं वापस घूम फिर के अपने ख्यालों से उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ, और वो चीज मुझे बार बार प्रोवोक कर रही है टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे, टॉप इंपॉर्टेंस पे मेरे लिए क्या होनी चाहिए, मेरी डायरी, बिकॉज आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब क्यों वो बोल रहे हैं डायरी क्यों मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज मेरी लाइफ में एक ट्रू फ्रेंड या एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की कमी है। मेरी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिससे मैं अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर सकूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे लविंग मम्मी पापा हैं, मेरी बहन है और मेरे सो कॉल्ड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट कोई रियल या कोई क्लोज, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं जिससे मैं अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर कर सकूं। तो अब बोलती कि अब ये ऑब्वियस हो गया कि आई शुड हैव अ डायरी एट इम्पोर्टेंस। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब बोलती चलिए मैं अपनी बातों को और अच्छे से क्लियर करती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब उनको लगता है, क्योंकि कोई इस बात पे भरोसा नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की, जस्ट 13 years की जो लड़की है, वो इस वर्ल्ड में अकेली है, और अकेली तो है भी नहीं अगर लॉजिकली हम देखें। सो अब बोलते क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि एक मात्र 13 साल की लड़की इस पूरे वर्ल्ड में अलोन है, अकेली है, और बोलती है मैं अकेली हूं भी नहीं हूं। क्यों बोलूं, बिकॉज आई हैव लविंग पेरेंट्स। कौन कौन था, फादर ऑटो फ्रैंक, मदर एडिथ होलेंडर, और बोलती एक 16-year-old सिस्टर जो उनसे 3 साल बड़ी थी। अभी एन फ्रैंक 13 ईयर की है, 14, 15, 16 उनकी बहन उनसे 3 साल बड़ी है, जिसका नाम है मार्गरेट, और ये है हमारी एन फ्रैंक। ये रियल इमेज नहीं है, जस्ट टू शो यू दी सीन, ठीक है। एंड देयर आर अबाउट, और इसके साथ साथ आई हैव 30 people I can call friends। न सिर्फ इतने से लोग हैं, इनके साथ साथ I have 30 more people, मतलब मेरे फादर, मदर, सिस्टर, मी, इनके अलावा मेरे पास 30 ऐसे और लोग हैं जिनको मैं अपने फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। तो मैं तो अकेली नहीं हूँ, और उसके साथ साथ I have a family, मेरे रिलेशंस भी है, I have relatives too, लविंग आंट्स हैं, एक अच्छा घर है। तो मैं कैसे मान लूं इस बात को भी, या मैं कैसे इस बात को प्रूव कर दूं कि इस इतने बड़े वर्ल्ड में एक 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है। नाउ ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट
माई वन ट्रू फ्रेंड। अब बोलती है, लेकिन रियलिटी अगर हम चेक करें ऑन द सरफेस, अगर हम ग्राउंड पे बात करें, सो इट सीम्स लाइक टू हैव एवरीथिंग। ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। ऑफ कोर्स है भी, सब कुछ है, बट वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट वन थिंग जो मेरे पास नहीं, दैट इज माई वन ट्रू फ्रेंड। एक क्लोज फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड जो मेरे पास नहीं है। बाकी पूरी दुनिया है मेरे पास, बस वो एक शख्स नहीं है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें बता दूं और अपना दिल हल्का कर सकूं। Now, all I think about when I am with friends is having a good time. I can bring myself to talk about anything, but ordinary everyday things, we don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they're not liable to change. This is why I have started the diary, that is writing diary. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, all I think about when, अब जब भी वो जो भी सोचते हैं तो उनको हमेशा ये नज़र आता है, all I think about, जब भी जो भी मैं सोचती हूँ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, कि वो बेस्ट टाइम होता है, having a good time, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, खेलना कूदना, खाना पीना, सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, बिल्कुल चिल रहते हैं सब, ठीक है। I can't bring myself to talk about anything. अब बोलते हैं कि I can bring myself to talk about anything. मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती उन दोस्तों के साथ जिनके साथ मैं खेलती फिरती घूमती हूँ, बट मैं उन लोगों से सिर्फ ऑर्डिनरी एवरीडे स्टफ्स के बारे में बात कर सकती हूँ, जैसे और आज क्या हुआ, हमारे क्या बोला, होमवर्क करा, क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या खाया, वहाँ चलें, ये खेलें, ये करें, वो करें, बस ऐसी ऑर्डिनरी स्टफ्स उनके साथ शेयर करती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ उनके साथ। We don't seem to be able to get any closer. शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती हूँ, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है कि मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं जिनसे मैं दिन भर की पूरी इधर उधर की छोटी मोटी बातें शेयर कर लेती हूँ, बट आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। लेकिन मैं किसी भी कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, मतलब दिल में जो इतनी सारी चीज़ें, वो सब आंख बंद करके नहीं बोल पाती हूँ। सिर्फ मैं डे टू डे लाइफ की जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती, जो एवरीडे स्टफ होता है, बस मैं ऑर्डिनरी एवरीडे स्टफ ही उनसे शेयर कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बोलती शायद मैं इतना क्लोज नहीं हो पा रही हूँ, या मैं इतना ज़्यादा उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बोलते शायद गलती मेरी ही है इसमें, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है शायद ये मेरी ही गलती है कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड मीन्स टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। हो सकता है कि शायद मुझे इन पे भरोसा नहीं होता कि मैं इनको अपनी पर्सनल चीज़ें या अपने सीक्रेट्स बता दूं और ये किसी और को रिवील ना करे। शायद मुझे इतना भरोसा नहीं होता, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं है इन लोगों पर, इसलिए मैं अपनी बातें नहीं बताती। खैर जो भी केस है कि मुझे भरोसा नहीं होता, या वो मेरे से इतना क्लोज नहीं होता, या मैं इनसे क्लोज नहीं होती, वो जो भी रीज़न है, जो भी केस है, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। चीज़ें तो बिल्कुल अब ऐसी है, आप तो मैं उन पर कुछ कर नहीं सकती, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और सबसे बड़ी चीज़ की तो ये है कि चीज़ें ऐसी हैं, और ये बहुत बदकिस्मत की बात तो ये है कि वो चीज़ें बदल भी नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली दे आर एंट लायबल टू चेंज। लायबल मीन्स लाइकली, कि ऐसा लग रहा है कि वो बदलने भी नहीं वाली, ऐसे ही रहने वाला है। मैं किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कभी कर ही नहीं पाऊंगी, और कभी किसी के साथ इतना क्लोज है, इतना कन्फाइड नहीं हो सकती हूँ। दिस इज़ वाई, और यही वो कारण है जिसकी वजह से आई हैव स्टार्टेड अ डायरी, जिसकी वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई friend, and I am going to call this friend Kitty, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब एन फ्रैंक क्या बताती है? To enhance the image. किसकी इमेज? अपनी डायरी के जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, जिसका 12 साल तो नहीं हो सकते, 1 साल से तो इंतजार नहीं कर रही होगी, और प्रिसाइसली 3-4 सालों से जिसका बेसब्री
बेसब्री से इंतजार कर रही है, जो बहुत डेस्परेटली चाहती है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आए जिस पे पूरा भरोसा कर सके, ब्लाइंड ट्रस्ट कर सके और उसको अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दे। तो अब वो बोल रही है कि शायद ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि चीज़ें अब ऐसी नहीं हो सकती हैं। तो अब ये जो लॉन्ग अवेटेड जो फ्रेंड था ना, उसकी इमेजिनेशन में उसकी इमेज को एनहांस करने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। अब वो बोल रहे हैं कि अच्छा फिर से पढ़ते हैं। टू एनहांस द इमेज, एनहांस का मतलब क्या होता है? इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना, और फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी, वैल्यू और एक्सटेंट ऑफ, किसी भी चीज़ को और इंटेंसिफाई करना और ब्रॉड और हाईलाइट करना, ऐसे इन्हांस करना, बढ़ाना चढ़ाना। सो टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, तो उसकी इमेज को और इन्हांस करने के लिए और ब्यूटिफाई ग्लोरीफाई करने के लिए किसकी इमेज? ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है मेरे इमेजिनेशन में। मैं नहीं चाहती टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, इस डायरी में मैं उस तरीके से फैक्ट्स को पॉइंट्स को जॉट डाउन करूँ, जॉट डाउन मतलब राइट डाउन या नोट डाउन करूँ, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। So, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But मैं क्या करूँगी? मैं वैसा नहीं करूँगी जो अक्सर लोग करते हैं। डायरी राइटिंग आपने भी देखा होगा कि लोग कैसा करते हैं। डायरीज में क्या होता है, आपको पूरा कैलेंडर मेंशन रहता है, starting from 01/01 whatever year, for example 1st of January 2024 फॉर एग्जाम्पल मस्ट बी मंडे। तो उस दिन का आपका कॉलम रहेगा, उस दिन क्या हुआ इम्पॉर्टेंट, क्या खास, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या आप चीज़ को वहाँ पे लिखना चाहते हो। तो ऐसे करके डे वाइज पूरा चलता रहता है। अब यहाँ पे एन फ्रैंक बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ जैसे अक्सर लोग अपनी डायरी में करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं ऐसा नहीं करूँगी जैसे अक्सर लोग किया करते हैं, बट मैं अपनी डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी और मैं इसको आज से नाम देती हूँ किटी। आज से किटी हो गई मेरी बेस्ट फ्रेंड। किटी कौन है? डायरी, एग्जैक्टली। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, क्योंकि किसी को एक शब्द भी पता नहीं चलेगा कि मेरी कहानियों का जो मैं किटी को बता रही हूँ, जो भी उनके मन के जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस है, वो सब किटी को बताना चाहती है। सारी वो कहानियां किटी को बताना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो अब वो बोलती है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड, किसी को एक शब्द भी समझ नहीं आएगा मेरी कहानियों का जो मैं अपनी किटी को बताती हूँ, मैं किटी में लिखती हूँ। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आके लिखना शुरू कर दूँ, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। आप क्या बोलते हैं? प्लंज मीन्स टू जंप और डाइव क्विकली। अगर मैं डायरेक्टली किसी पॉइंट के बारे में, कोई स्टोरी के बारे में लिखना शुरू कर दूँ, तो हो सकता है कोई मुझसे इतना कनेक्टेड डेवलप नहीं करेगा या उसको एक शब्द भी समझ नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब तक मैं लोगों से एक्वेंट ना कराऊं। तो बोलती हैं इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, और मैं डायरेक्टली पेन लूँ और लिखना शुरू कर दूँ, सो आई वुड बेटर, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन माई स्टोरीज, और किसी को एक शब्द भी समझ नहीं आएगा। सो आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। सो बेहतर ये होगा पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में एक बहुत छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा दूँ, एक ब्रीफ स्केच दूँ मैं अपनी लाइफ का, जो कि मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो बिल्कुल मुझे देना पसंद नहीं है, बट बिकॉज जो भी रीडर है, जो भी उसको पढ़ेगा, वो कनेक्ट कैसे डेवलप करेगा, भाई एन फ्रैंक कौन है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका पास्ट है, क्या इसका फैमिली बैकग्राउंड है, कौन है ये लड़की। तो इसको समझने के लिए मेरे आगे की स्टोरी जो मैं डायरी में लिखने वाली हूँ, इससे कनेक्ट डेवलप करने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच लिखना जरूरी है। नाउ My father, the most adorable person I have ever seen. अब सबको अपने पापा बहुत अच्छे लगते हैं और लड़कियां स्पेसिफिकली पापा की परियां होती हैं, ठीक है। तो अब एन फ्रैंक भी ऐसा ही कुछ फील करती है अपने डैड के लिए। तो क्या बोलती है? माय फादर। अब इंट्रोडक्शन दे रही है अपनी फैमिली का, अपने ब्रीफ स्केच दे रही है। तो बोलती है मेरे फादर जो बहुत ही अडोरेबल फादर है, बहुत ही लवेबल, बहुत ही क्यूट फादर हैं, आई हैव एवर सीन। इस दुनिया में मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन बेस्ट इज माई फादर बिकॉज इज द मोस्ट एडोरेबल पर्सन।
एंड और क्या बताती हूँ उनके बारे में, he didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। कहती है मेरे पापा इतने हम्बल पर्सन हैं कि उन्होंने तब तक मेरी ममा से, दैट इज एडिथ होलेंडर से, मेरे पापा ऑटो फ्रैंक ने तब तक शादी नहीं करी जब तक वो इतने मैच्योर नहीं हुए, वो 36 के नहीं हुए, और जब तक मेरी मदर 25 की नहीं, तब तक इन दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं करी। देन माई सिस्टर मार्गरेट was born in Frankfurt in Germany in the year 1926। और मेरी बहन का जन्म कब हुआ था? in the year 1926। कहाँ पे हुआ था? सेम प्लेस, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12th जून 1929। 3 साल का डिफरेंस था दोनों बहनों में, मार्गरेट 3 साल बड़ी थी एन फ्रैंक से, ठीक है। वो भी कहाँ पे हुआ था? एन फ्रैंक का भी फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जो कि जर्मनी में है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4। और 4 साल तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रही। उसके बाद वो कहाँ जाती हैं, क्या है, दादी के पास जाती हैं, जगह का नाम क्या, वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, My father emigrated to Holland in the year 1933। So this is the real image of Anne Frank। Her mother Edith Hollander, her father Mr. Otto Frank। और ये हमारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसका नाम है एन फ्रैंक। ऑफ कोर्स 4 साल की नहीं, थोड़ी उससे छोटी है, बट आई होप इट इज़ वेल जस्टिफाइड, ठीक है। सो माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन द ईयर 1933। तो एन फ्रैंक का बर्थ हुआ था 1929 में, और 4 साल की ही हुई थी अभी कि उनके पापा माइग्रेट होके कहाँ चले गए थे? हॉलैंड चले गए थे अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी ममा भी उनके साथ सितंबर में चली गई थी। While Margaret and I were sent to Aachen to stay with her grandmother। और जब मेरे पापा मम्मी दोनों हॉलैंड चले गए थे सेटल होने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ को सेटल करने के लिए, तब मुझे और मेरी बहन मार्गरेट को हमारी दादी जहाँ कहाँ रहती थी, आकन में रहती थी, तो वहीं पे छोड़ गए थे, सो दैट यू बी विद योर ग्रैंड मदर। तब तक हम लोग वहाँ पे हॉलैंड में सेटल होते हैं, एंड वंस वी गेट सेटल विल गिव यू अ कॉल कि तुम दोनों बच्चियाँ भी वहाँ पे आ जाना। So what is the meaning of emigrated? It means leave one's own country in order to settle permanently in another country। एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटलमेंट के लिए जाना, उसको इमिग्रेट होना बोलते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में सुना होगा, माइग्रेट होती है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिमिलरली इमिग्रेशन क्या होता है? जब हम एक जगह से परमानेंटली सेटल होने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। यही उनके पापा और ममा ने भी किया। कहाँ पे गए थे? हॉलैंड में गए थे। नाउ मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मम्मी पापा कब गए थे? इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये लिखा है क्लियरली, मदर वेंट टू हॉलैंड इन द मंथ ऑफ सितंबर 1933। और 3 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3rd मंथ में ही मार्गरेट को भी मम्मी पापा ने बुला लिया था, बिकॉज 2-3 महीने में वो थोड़े से सेटल हो गए थे। सो तब उन्होंने दिसंबर में मार्गरेट को कॉल करा, और आई फॉलोड इन फरवरी। और 2 महीने के बाद फरवरी में एन फ्रैंक को भी बुला लिया गया था। और किस दिन बुलाया गया था? जब एन फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गरेट का बर्थडे था। उस दिन एन फ्रैंक को ऐसे प्रेजेंट किया गया था मार्गरेट के सामने जैसे कि वो उसका बर्थडे प्रेजेंट है। टेबल के नीचे से निकाल के, ये लो, दिस इज फॉर यू, सरप्राइज। सो मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज plunked down on the table as a birthday present for Margaret। What is plunked? Plunked का मतलब है to put down। जब मुझे टेबल पे ऐसे रखा गया था जैसे कि मैं बर्थडे प्रेजेंट हूँ मार्गरेट का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों बहनों में कितना ज़्यादा कनेक्शन था, कितना ज़्यादा बॉन्ड था, हाउ मच लव दे शेयर विद ईच अदर। नाउ आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। और यहाँ पर जब वो आई 4 साल की, तो उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट करा, मतलब आता ही इमीडिएटली उन्होंने एडमिशन ले लिया। कि उन्होंने एन फ्रैंक ने एडमिशन ले लिया हॉलैंड में। अभी कहाँ पर थे? बर्थ हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। फिर जब पापा ममा हॉलैंड मूव कर गए थे दिसंबर में, तब कब की बात है? 1933 में। तो तब अपनी दोनों बेटियों को अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ गए थे, जो कि आकिन में रहती थी। और उसके 3 महीने के बाद उन्होंने वापस अपनी बड़ी बेटी को भी हॉलैंड बुला लिया। फिर फरवरी में एन फ्रैंक को भी अपने पास हॉलैंड में बुला लिया। और जब 4 साल की एन फ्रैंक हो गई थी, तो हॉलैंड में इमीडिएटली उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। सो आई स्टार्टेड राइट अवे,
मतलब इमीडिएटली उन्होंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो छोटे बच्चों के जो प्ले स्कूल्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है, कितना क्रिएटिव वे में, फन वे में उनको पढ़ाया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इज़। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और 4 साल की जब थी तब इन्होंने एडमिशन लिया था। बिकॉज ये बच्चों का प्ले स्कूल होता है, जैसे ज़्यादा आप प्रेप LKG UKG कर, नर्सरी LKG UKG करा सकते हो। तो ऐसा ही एन फ्रैंक के साथ भी हुआ, उन्होंने अपनी नर्सरी LKG और UKG कंप्लीट करी इस मॉन्टेसरी, इस प्ले स्कूल में। वो तब तक रही जब तक वो 6 इयर्स की थी, जब तक वो 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद नर्सरी KG 1 KG 2 और फर्स्ट, और इसके बाद वो स्टार्ट हो गया था इन द फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म यहाँ पे किसको बोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, एक्सट्रैक्ट में भी आता है, MCQ में भी आता है। तो आपको याद होगा ये जो फॉर्म वर्ड है ये जर्मनी में यूज़ किया जाता है। फॉर्म का मतलब होता है क्लास। जैसे कुछ लोग बोलते हैं विच ग्रेड यू आर, विच क्लास, ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज में क्लास को फॉर्म बोला जाता है। ये कोई फॉर्म नहीं होता आपका सेक्शन है, सब सेक्शन 33, ये वाला फॉर्म नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट क्लास इज, या ग्रेड बोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर 6 इयर्स तक ये मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म, और फिर उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास से शुरू करा। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, और जब वो अपनी नेक्स्ट क्लास में आई तो उनकी टीचर जो थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ की, उनका नाम था मिसेस क्यूपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और ये वहाँ से फर्स्ट क्लास से लेके 6th क्लास तक वहीं पर पढ़ी। मॉन्टेसरी स्कूल के बाद इन्होंने स्कूल चेंज करा, जहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेके 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ी, और वहाँ पे उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उनका नाम था मिसेस क्यूपरस। और मिसेस क्यूपरस और एन फ्रैंक का इतना ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट हो गया था कि व्हेन इट वाज टाइम टू बिड फेयरवेल, जब फेयरवेल देने का टाइम था, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि दे वर इनटू टीयर्स। सो at the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell। और यहाँ पे एन फ्रैंक बता रही है कि जब मुझे 6th क्लास के बाद यहाँ से मूव होना था, बिकॉज ये मॉन्टेसरी स्कूल था, इसमें आप और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, ये प्राइमरी स्कूल था। अब मुझे स्कूल चेंज करना था अपने हायर एजुकेशन के लिए, अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। सो आई हैव टू लीव द स्कूल। लेकिन मेरी स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस और मैं दोनों इतने उदास हो गए अलग होने के लिए कि हम दोनों की आंखों में से आंसू आ गए। इट वाज सच अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, ठीक है। सो व्हाट इज फेयरवेल? जब हम किसी को गुड बाय बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ पार्टिंग, पार्टिंग मीन्स अलग होना, और ऑफ मेकिंग समवन्स डिपार्चर। अब यहाँ से एन फ्रैंक और मिसेस क्यूपरस अलग अलग होने वाले थे। मिसेस क्यूपरस अपने स्कूल में रहेंगी और एन फ्रैंक आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने नेक्स्ट स्कूल में जाने वाली थी। नाउ In the summer of 1941, grandma fell ill। अब यहाँ पे देखिए आप कौन सी ईयर की, 1933 में मूव हुई हॉलैंड में अपने मम्मी पापा के पास, और तब से इन्होंने फिर अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब 1941 की बात है, 7 years later। अब 6th क्लास में फर्स्ट से लेके 6th क्लास में अब ये 7th क्लास में आ गई। तो जब 7th क्लास में आई तो 1941 की बात है, जब उनकी जो ग्रैंड मदर है एन फ्रैंक की, जिससे एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा क्लोज थी अपनी दादी जी से, इतना मिस करती थी वो, इनको इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि खुद अभी आगे हमें बताने वाली हैं, ठीक है। सो इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि उनको एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। और इसीलिए तब 1941 का जो 12 जून को जो बर्थडे आया था एन फ्रैंक का, वो बहुत ही थोड़ी सी सेलिब्रेशन से स्पेंड किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और कुछ ही महीनों के बाद नेक्स्ट ईयर 1942 में ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। अब ये बात एन फ्रैंक हमें बताती, हमें नहीं बता रही, एक्चुअली अपनी
डायरी किटी को बता रही है। ये सारी बातें वो किटी में लिखती हैं कि ये बात कोई नहीं जानता था, ये राज मेरे साथ ही रहा कि मैं कितना ज़्यादा दादी से प्यार करती थी और उनकी डेथ के बाद इतनी ज़्यादा कमी मुझे उनकी करती थी, मैं इतना मिस किया करती थी कि ये बात कोई भी नहीं जानता है। So I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. और क्या बोल रही है, अब 1942 में जो बर्थडे है एन फ्रैंक का, ये इंटेंड किया गया था। इंटेंड मीन इट वाज planned to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो एक तरफ एन फ्रैंक के बर्थडे की कैंडल थी कि होप आने वाला साल अच्छा, उसी के साथ एक और कैंडल को लाइट अप किया गया था which was for her grandmother so that the soul rest in peace. So this shows the deep connection of Anne Frank with her grandmother. Now, the four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th जून 1942। तो अब ये बात कहाँ से आ गई, अभी हम 41 की बात कर रहे थे, अब 42 में आ गए थे जब दादी जी की डेथ हो गई है। और लिखते लिखते एन फ्रैंक बता रही कि आज मैंने इतने सारे पेजेस, मैंने लिखना कब शुरू करा, मैंने लिखना शुरू करा 1942 में और 1941 में लिखना शुरू करा, और लिखते लिखते आज मैं कौन सी डेट पे आ गई, 20 जून 1942 की डेट आ गई आज। तो द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब हम चार बहुत अच्छे से हैं, मतलब मेरे पापा, मम्मी, मार्गरेट और मैं, हम लोग बहुत मज़े में, बहुत हंसी खुशी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून 1942। अब फाइनली 20th जून 1942 में सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं और हम लोग अच्छे से बढ़िया मूव कर रहे हैं लाइफ में आगे। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और क्या बोल रही है, एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सो व्हाट इज सोलम, कैरेक्टराइज्ड बाय डीप सिंसियरिटी, होल सोल जिसे हम जैसे बोलते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ मैं डेडिकेट हूँ अपनी डायरी के लिए। बस मैं अपना पूरा टाइम जो स्पेंड करती हूँ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड किटी और डायरी के साथ स्पेंड करती हूँ। नाउ अब उनकी डायरी में उन्होंने कैसे क्या लिखा, तो फटाफट से इस चीज़ को पढ़ते हैं। डियरेस्ट किटी, तो डियरेस्ट किटी करके उन्होंने लिखना शुरू करा ना। और इंटायर क्लास, अभी एक बार का एक किस्सा बता रही हैं। अच्छा, तो अब आप थोड़े से कंफ्यूज तो नहीं हुए ना कि अभी तक हम पढ़ रहे थे तो वो क्या था, वो बैकग्राउंड चल रहा था क्या मूवी का, अब ये डायरी राइटिंग शुरू है। नो नो नो, ये हमने पूरा एक्सकर्प्ट करा है। ये पूरी एक बड़ी डायरी थी जिसमें से कुछ पार्ट हमने यहाँ से ले लिया, कोई किसी और की चीज़, फिर कोई और इनको कनेक्ट करते गए अच्छे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब वो एक बार का किस्सा बता रही है जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। तो कुछ दिन क्या लिखा था, डियरेस्ट किटी, अपनी डायरी को बोल रही है, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपनी क्लोज, अपनी ट्रू फ्रेंड को बोलती है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who would stay back. Half the class is making beds. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jakes, who have staked their entire holiday savings on their bet. शर्त लगाई है उन्होंने। चलिए पढ़ते हैं। So अब क्या बोल रहे हैं, our entire class is quaking in its boots. हमारी की पूरी क्लास अब एक बार का एक एग्जाम्पल देती है, अपनी किटी को बताती है, अपनी किटी में लिखते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी क्लास है, एन फ्रैंक बता रही है, हमारी पूरी क्लास क्या कर रही थी, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, नर्वस थी, बहुत डरी सहमी सी, घबराई हुई थी। व्हाट इज क्वैकिंग, शेक और ट्रेम्बल, कांप रही थी, बहुत ही नर्वस थे, बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। क्यों? द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग, जो आने वाली मीटिंग है जिसमें क्लियर होगा, जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगी कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और सॉरी कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, who will move up to the next form, कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, and who will be kept back, और कौन सा बच्चा इसी क्लास में रह जाएगा।
हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी से ज़्यादा क्लास तो बेट कर रही है, एक दूसरे से बच्चे शर्त लगा रहे हैं, जिसमें क्या बोलते हैं जी एन एंड फ्रैंक की क्लोज फ्रेंड का नाम है, एंड आई मतलब जी एन और मैं एंड फ्रैंक, हम इतना ज़्यादा हंस रहे हैं, हम खुद पे इतना ज़्यादा हंस रहे हैं, बिल्कुल मूर्खों जैसे पागलों जैसे हंस रहे हैं कि क्या चल रहा है ये सब। एट द टू बॉयज, किस पे हंस रहे हैं? उन दो मूर्ख लड़कों पे हंस रहे हैं जो हमारे पीछे बैठे हुए, जिसका नाम है सी एन एंड जेक्स, जिन्होंने पूरी अपनी जो समर वेकेशन, जो हॉलीडेज की जितनी भी सेविंग्स थी वो पूरी की पूरी शर्त में लगा दी है। सो हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, और शर्त किस चीज की लगी कि कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा, हु वुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट फॉर्म एंड हु वुड स्टे बैक, कौन इसी क्लास में रह जाएगा और किसका प्रमोशन हो जाएगा, मतलब कौन पास होगा और कौन फेल हो जाएगा। नाउ from morning to night, it's you are going to pass, no I'm not, yes you are, no I'm not। तो पूरे दिन सुबह से लेकर रात में पूरा टाइम क्लास में यही चल रहा था, भाई तू तो पास हो जाएगा, तूने तो एक्स्ट्रा शीट भी ली थी, भाई तूने तो क्या पढ़ा था यार, तू तो पक्का ही पास होना है। अरे भाई मैं तो नहीं हो पाऊंगा, मैंने तो एक दिन एक चवन्नी भी नहीं पढ़ा, मेरे तो आधा पेपर छूट गया था, मैं तो लिख भी नहीं पाया था यार, मैं तो बीमार हो गया था। तो पूरा टाइम यही बातें चलती है जो अक्सर सब बच्चों में चलती, भाई तू तो पास हो जाएगा, मैं तो नहीं हो पाऊंगा, वो हो जाएगा, ये नहीं होगा, तू हो जाएगा, मैं नहीं होगा, बस यही चलता रहा। सो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जी स्प्लीडिंग ग्लैंसेस, और जो जी था, जेन जो था, इवन जी एन जो था, इवन जी स्प्लीडिंग ग्लैंसेस। व्हाट इज स्प्लीडिंग ग्लैंसेस? टू मेक एन इमोशनल अपील, टेक अ ब्रीफ और हरिड लुक। जब हम ऐसी बहुत इमोशनल प्लीड करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट, बहुत अर्ज करते हैं, ऐसा वाला। सो इवन जो जीन था, जी एन जो था, वो जीस की जो प्लीडिंग ग्लैंस थे, ओ माय गॉड मैं तो पास हो जाऊं, एंड माय एंग्री आउटबर्स्ट लाइक दिस कांट काम देम डाउन, कि जो जीन थी वो ऐसे प्लीडिंग रिक्वेस्ट की थी, भाई शांत हो जा यार प्लीज, देखा जाएगा जो पास हो जाएगा। और एन फ्रैंक इतना इरिटेट, इतना फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उनकी बातों से इतना चिढ़ गई थी, और उसके जो एंग्री आउटबर्स्ट थे वो भी उनको शांत नहीं करा पाए दोनों लड़कों को कि कौन पास होगा और कौन पास नहीं होगा। What is angry outburst? Outburst mean a sudden release of strong emotion। हम गुस्से में चिड़चिड़ा के बहुत ब्लाबर करते हैं ना, उसको angry outburst बोला गया है। ठीक है। Now if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures in the world. तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब एन फ्रैंक बोलते कि अपनी फ्रेंड्स से इनको बोलते, इफ़ यू आस्क मी, अगर भाई तुम मुझसे पूछो तो अपनी क्लास में इतने मूर्ख बच्चे, इतने बेवकूफ़ बच्चे, डमी होते हैं ना, जब हम मार्केट में जाते हैं तो उसको स्टैच्यू कपड़े पहनाए रखते हैं, वो डमीज होते हैं जिनमें दिमाग नहीं होता, अकल बुद्धि नहीं होती, मंद बुद्धि होती, बेवकूफ, डम्ब बिल्कुल। सो अब एन फ्रैंक बोलती है अगर तुम मुझसे पूछो भाई यार, सो देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास। व्हाट इज डमीज? एन ऑब्जेक्ट डिजाइन टू रिजेंबल एंड सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द रियल और यूजुअल वन। कि इतने ज्यादा मंद बुद्धि बच्चे हैं कि आधी से ज्यादा क्लास, दैट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, सॉरी नॉट आधी से ज्यादा, नॉट मोर देन हाफ, बट इट इज क्वार्टर ऑफ द क्लास। क्वार्टर कितना होता है? 1/4। एब्सोल्युटली। सो अब वो बोलती हैं कि इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो क्लास में इतनी ज़्यादा डमी, इतने ज़्यादा मंद बुद्धि बच्चे हैं कि 25% ऑफ द क्लास जो हैं, जो 25% बच्चे हैं पूरी क्लास में से, वो तो पक्का ही पक्का यहीं से क्लास में रहने वाले, वो प्रमोट नहीं होने वाले नेक्स्ट फॉर्म में। बट फिर इन फ्रैंक बोलती यार तुम्हें तो पता ही है ना, टीचर्स आर द मोस्ट unpredictable creatures on earth. You never know टीचर क्या कर दे, कब क्या कर दे, कैसा क्या बोल दे। So what is unpredictable? Not able to be predicted या changeable, जिनको हम predict नहीं कर सकते, जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि वो अगले पल क्या कर दें। तो टीचर्स को तो क्या भरोसा कि उनको पास कर दे, अपन को फेल कर दें, या डमीज को उतना ही रहने दें, या 50% क्लास को फेल कर दें। So you never know. Now I am not so worried about my girlfriends and myself.
we will make it. The only subject I'm not sure about is maths. जैसा कि हम सबको डर लगता है मैथमेटिक्स से. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. और एन फ्रैंक अपने आप को बोस्ट करती हैं और क्या बोलती हैं कि I'm not so worried about my girlfriends and myself. अब एन फ्रैंक बोलती है मैं अपने लिए और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जो लड़कियां मेरी फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हैरान परेशान नहीं, वो तो पक्का कर ही लेंगी. इन लड़कों पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है. ठीक है, विल मेक इट. हम लड़कियां जो है हम सब तो बहुत अच्छे से पास हो ही जाएंगी. हम विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ एक जो सब्जेक्ट है जिसमें आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथमेटिक्स. लड़कियां मैथ्स में थोड़ी सी कम होशियार होती हैं. एनीवे, क्या कहते हैं, कोई बात नहीं. ऑल वी कैन डू इज वेट. जो हम कर सकते हैं हमें सिर्फ इंतजार करना और देखना है कि होता क्या है. Until then, और तब तक जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होता, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. तब तक हम एक दूसरे को ये बोल के तसल्ली दे सकते हैं कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, सब अच्छा होगा. ऑल इज वेल, नो सॉरी लेफ्ट साइड, ऑल इज वेल बोल सकते हैं. नॉट टू लूज हार्ट, इट मीन्स नॉट बी डिस्करेज्ड. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. और एन फ्रैंक बोलती खैर आई गेट प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. मेरी तो बाकी सब टीचर से काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है. सो आई गेट वेल अलॉन्ग विद देम. नाउ There are 9 of them, 7 men and 2 women. अब टोटल कितने टीचर? 9 टीचर्स हैं, जिनमें से 7 मेल टीचर्स हैं और 2 फीमेल टीचर्स हैं. मिस्टर Keesing, the old fogey who teaches maths. What is old fogey? वो बुढ़ा खड़ूस. And old fashioned person, ये पुराने बिल्कुल बुढ़े, एज इनकी एक तो ओल्ड है और ऊपर से इतने खड़ूस टाइप के टीचर हैं. सो अब क्या बोल रहे हैं, जो 7 मेल टीचर हैं और जो 2 फीमेल टीचर है, उनमें से एक जो मेल टीचर है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उनका नाम है मिस्टर कीसिंग. और वे इतने पुराने, इतने बूढ़े खूसट टाइप के टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं. ही वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस. वो मुझसे सदियों से गुस्सा है, नाराज है, खफा है. अनॉयड है. वाई? व्हाट इज अनॉयड? स्लाइटली एंग्री या इरिटेटेड. वो मुझसे क्यों गुस्सा है सदियों से? एजेस मतलब क्या? एन फ्रैंक को वहां पे पढ़ते हुए सदियां हो गई, एजेस हो गए हैं. नो, इट इज जस्ट अ वे टू से लॉन्ग पीरियड. कितने लंबे समय से वो मुझसे इरिटेट है, मुझसे गुस्सा, मुझसे खफा है. बिकॉज आई टॉक सो मच. बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, मैं काफी बातूनी हूँ. राइट? मैं मीन्स एन फ्रैंक. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. और पहले तो उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग दी. वॉर्न यू माई डियर. काफी धमकी दी, काफी वार्निंग्स दी, बट मैं नहीं समझी. और फाइनली उन्होंने हार के मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया. वो क्या एक्स्ट्रा होमवर्क था और उसका क्या रिजल्ट आया, फटाफट से आगे देखते हैं. एन एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स. और पहला जो एक्स्ट्रा होमवर्क या पहली जो पनिशमेंट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा होमवर्क वाज टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स. आपने देखा चैटर बॉक्स जो बोलता ही रहता है. सो a chatterbox what can you write about it? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब एन फ्रैंक अपनी फ्रेंड से बोलती है कि चैटरबॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट, इसके बारे में क्या लिख सकती. तो बोलती है आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड. इसके बारे में तो बाद में सोचूंगी कि क्या कोई लिख सकता है या मैं क्या लिख सकती हूँ. मैंने ऐसा डिसाइड करा और मैंने बस ये टॉपिक को आई जॉटेड डाउन, इस टॉपिक को लिख लिया चैटरबॉक्स को. एंड ये टाइटल को मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, अपने बैग के अंदर टक किया और चुप रहने की कोशिश करी. चुप नहीं रही, बस एक कोशिश करी. So what is chatterbox? Chatterbox means a person who likes to chatter, talkative person. Jot down करना, note down करना, to write something quickly. That evening, after I would finish the rest of my homework, the notebook
the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब एन फ्रैंक उस दिन बता रही है कि उस शाम को जब स्कूल से होमवर्क लिख के टाइटल अपनी नोटबुक में लिखा, नोटबुक को बंद किया, बैग के अंदर टक करा, बैग को जिप करा और मुंह को जिप करने की कोशिश करी, तो उस शाम को जब एन फ्रैंक बाकी सब्जेक्ट्स का होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, सो आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, बाकी सब्जेक्ट्स के होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, वो जो नोट लिखा था मैंने उस एसे का, वो उस तरफ मेरे एकदम से ध्यान चला जाता है, मेरी एकदम से नज़र पड़ जाती है. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैं उसके बारे में सोचने लगी, चार्टर बॉक्स के बारे में, वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. बहुत सारे बच्चों की आदत होती है फाउंटेन पेन की टिप चबाते रहते हैं, दिमाग में कुछ चलता है, चबाते रहते हैं, मुंह में चबता रहता है और दिमाग चलता रहता है. सो एन फ्रैंक भी अपने फाउंटेन पेन की टिप को च्यू करती रही और दिमाग में उसके कुछ ना कुछ चलता रहा कि मैं क्या लिख सकती हूँ चार्टर बॉक्स के बारे में. मुझे बिकॉज अभी आइडिया क्या था, ये नहीं था कि मैं कुछ भी लिख दूँ, मैं बहुत स्पेस दे दे के एक बड़ा सा अच्छा सा ऐसे प्रेजेंट करूँ. इट्स नॉट अबाउट दैट, बट आइडिया कॉन्सेप्ट या ट्रिक ये थी कि मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मेंशन करने जिससे मिस्टर की सिंह कन्विंस हो जाएं और मुझे पनिशमेंट देना बंद कर दें, मुझे बात करने दी जाए. सो अब उसके दिमाग में क्या आइडिया था, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव बिग spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो अब एन फ्रैंक बोलते हैं कि anyone could ramble on, कि कोई भी ramble कर सकता है. What is ramble? To talk or write at length in a confused or inconsequential ways. ये कुछ भी फालतू की बकवास, कुछ भी घटिया थॉट अगर लिखना हो, कुछ भी इधर उधर की बातें, तो कोई भी कितनी भी लंबी कहानियां लिख सकता है. Anybody could ramble on, फालतू की बकवास कोई भी लिख सकता है. और बड़े बड़े स्पेस, एक वर्ड लिखा फिर स्पेस दिया, फिर इतना एक वर्ड लिखा फिर अच्छा खुला खुला करके ऐसे बहुत लंबा ऐसे बना सकता है. ये काम कोई भी कर सकता है. बट ये ट्रिक जो एक्चुअल थी, इट वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि मुझे कुछ ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स या आइडियाज पुट फोर्थ करने. व्हाट इज कन्विंसिंग? केपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और रियल. ऐसे पावरफुल आइडियाज मुझे प्रेजेंट करने थे, ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स मुझे लिखने थे जिससे प्रूव हो जाए नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बात करना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर बच्चे बात नहीं करेंगे तो हो जाएंगे बोर. तो ऐसा कुछ एन फ्रैंक अपने मैथ्स के टीचर मिस्टर कीसिंग को कन्विंस करना चाहती थी. लेकिन मिस्टर कीसिंग ने टास्क दिया था उसको, जो एक्स्ट्रा होमवर्क मिला था, जो उसको पनिशमेंट असाइन करी गई थी, टू राइट एन एसे ऑन द टाइटल अ चार्टर बॉक्स. इट वाज जस्ट टू राइट अगेंस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग. तो वो अगेंस्ट लिखवाना चाहते थे टॉकिंग के, और ये इन फेवर ऑफ टॉकिंग लिखना चाहती थी. सो आई थॉट एंड थॉट. अब एन फ्रैंक सोचते गए और सोचती गई और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया. सो आई थॉट एंड सडनली हैड एन आइडिया. आई रोट द थ्री पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज सेटिस्फाइड. और फाइनली इतना सोचा कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया और पूरे के पूरे 3 पेजेस वो इतने कन्विंसिंग पावरफुल आइडिया से भर देती है, जिससे उसको लगता है कि इससे मिस्टर कीसिंग फाइनली कन्विंस हो जाएगा. उसको बहुत तसल्ली होती है, अपने जो भी थॉट्स थे उसने बहुत अच्छे से लिख दिए. Now, I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. अब बोलती है, मैंने क्या आर्ग्यू करा, that टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, की बात करना तो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है. व्हाट इज ट्रेट? पर्सनालिटी ट्रेट, वो क्वालिटीज जो हम इनहेरेंट करते हैं, जो हम पॉजेस करते हैं. ठीक है, तो बोलते हैं कि बात करना तो बच्चों की एक क्वालिटी होती है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूं. बट that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that's there much you can do about inherited traits. और आगे क्या बोलती है, but that I would never be able to cure my, बोलते हैं पूरी कोशिश कर दूंगी, जी जान लगा दूंगी इस क्वालिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, but
but I would never be able to cure myself of the habit. But मैं अपनी इस आदत को कभी भी नहीं सुधार पाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी भी इतनी ही बातें करती हैं as I did, if not more. अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे जितनी talkative तो हैं ही हैं, and that there is not much you can do about inherited traits. और बोलती हूँ और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं कर सकती, because this is an inherent quality. इनहेरिटेड ट्रेट है जो मुझे पास ऑन किया गया, जो जेनेटिकली मेरी मम्मा से मुझे मिला है. एक तो बच्चों की क्वालिटी, ऊपर से मेरा इनहेरेंट ट्रेट. तो व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट? डिराइव्ड जेनेटिकली फ्रॉम one's पेरेंट्स और एंसेस्टर्स. अब बोलती है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती सर, आई एम रियली सॉरी. मैं कोशिश करूँगी, बट मेरी पूरी की पूरी कोशिश करके भी मैं उसको क्योर नहीं कर पाऊंगी, अपनी इस टॉकेटिव नेचर को कम नहीं कर पाऊंगी. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्ग्यूमेंट. और जो इतने स्ट्रिक्ट ओल्ड फोगी काइंड ऑफ पर्सन, और मेरे आर्ग्यूमेंट सुन के एकदम से हंसने लग जाते हैं. यू नो, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द वर्ल्ड हंसने लग जाते हैं. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही अपने नेक्स्ट लेसन में अपनी बातें करनी शुरू करती है एन फ्रैंक, मिस्टर कीसिंग नोटिस करते और दूसरा टास्क असाइन कर देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क, एक और पनिशमेंट दे देते हैं. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे, प्रोसीड करना मतलब आगे बढ़ना, टू बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन, जब मैंने फिर से बात करनी शुरू करी थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे. तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे असाइन कर दिया, एक और पनिशमेंट दे दी, एक्स्ट्रा होमवर्क फिर से दे दिया. और इस बार का टॉपिक क्या दिया? एन इनकॉरिजिबल chatterbox. So this time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. What is incorrigible? Not able to be changed. एक ऐसा chatterbox जिसको कितना भी कर लो वो चेंज हो ही नहीं सकता. चिकने घड़े का बना हुआ है, उस पर पानी के बूंद का एक भी असर नहीं होने वाला है. So this time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. इस पे भी मैंने बखूबी से एक ऐसे प्रेजेंट करा और मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया. और मिस्टर कीसिंग के पास कुछ भी अब कंप्लेन करने के लिए नहीं था. फॉर 2 होल लेसन्स, 2 लेसन्स तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, कोई कंप्लेन नहीं, चुपचाप चीज़ें चलती रही. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ एंड फ्रैंक. फाइनली 2 लेसन्स तक तो वो मुझे बियर करते रहे, कोई कंप्लेन नहीं करी. लेकिन जैसे ही 3rd लेसन आया, he would finally had enough. उन्होंने एकदम से चीख के बोला, enough and frank, बस बहुत हो गया and frank. As punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. फिर से बोलते, बस बहुत हो गया and frank. अब तुम्हारी तीसरा इम्पोजिशन या तीसरे बार का जो तुम्हारा तीसरी पनिशमेंट का जो तुम्हारा ऐसे का टाइटल है, दैट इज क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. व्हाट इज मिस्ट्रेस? अ वुमन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल. तो ऐसी एक मिस्ट्रेस को बोल दिया, एक सीनियर पर्सन जैसे बताते हुए, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैट. बहुत बनती हो ना इतने अच्छे कन्विंसिंग थॉट्स लेके, तो अभी भी तुम क्वैक 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 कर रही हो. कौन करता है? सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, दैट इज एन फ्रैंक. चलिए आगे बढ़ते हैं. द क्लास रोड, और पूरी की क्लास ये टॉपिक से हंसने लग गई. आई हैड अ लाफ टू. और एन फ्रैंक बोलती है मैं भी हंसने लग गई. दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस. अब बोल रही थी हालांकि दो आई हैड इन नियरली एग्जॉस्टेड. अब वो बोल रही हालांकि मैं बिल्कुल ख़त्म पे थी. एग्जॉस्टेड मीन्स कम्प्लीटली यूज्ड अप. अब हालांकि पूरी क्लास हंस रही थी, वो भी हंसने लग गई, लेकिन वो बताती है फैक्ट तो ये कि I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. What is ingenuity? The quality of being clever, original and
इन्वेंटिव, जो जेन्युइन उसकी क्वालिटी थी, जो उसके जो ट्रेट थे, जो बहुत क्लेवर, चंट चालाकी, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, इन्वेंटिव, जो सारी अप्रोच दिखा रही थी, वो सब की सब अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कम्प्लीटली। वो सब यूज़ कर चुकी थी अपने फर्स्ट और सेकेंड पनिशमेंट में। सो अब बोल रही है दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब बोल रही कि जितना भी मेरे पास स्टफ था अबाउट चैटर बॉक्सेस वो मैं पूरा का पूरा प्रेजेंट कर चुकी थी। अब मेरे दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था, कोई आइडिया नहीं था, कोई थॉट नहीं आ रहा था कि अब मैं थर्ड ऐसे में या अपनी जो थर्ड पनिशमेंट है उसमें मैं क्या थॉट्स को प्रेजेंट करूंगी। माई फ्रेंड सेन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in words, and I jumped for joy. Yes, अच्छा आइडिया आ गया। अब एन फ्रैंक बताती है कि जो मेरी फ्रैंक सेन थी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में काफ़ी अच्छी है, उसने मुझे हेल्प करने के लिए ऑफ़र करा और उसने मुझे सजेस्ट करा कि जो तुम ऐसे लिख रही हो ना, उसको शुरुआत से लेके अंत तक उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखो, उसको स्टैंजास के फॉर्म में लिखो जैसे पोएम्स लिखी जाती हैं। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से बिल्कुल झूम उठी, वाओ तो ब्रिलियंट आइडिया, इसको पोएम फॉर्म में मैं लिखूंगी। मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन him। अब एन फ्रैंक मन ही मन में क्या सोचती है, अच्छा बेटा मिस्टर कीसिंग मुझ पे जोक कर रहे थे ना, मैं ऐसा कुछ लिखूं, इस घटिया सब्जेक्ट चैटर बॉक्स वाले सब्जेक्ट का मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे, मेरे पे जोक प्ले कर रहे थे, तो अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी जो जोक मुझ पे कर रहे हैं वो जोक उन्हीं पे चला जाएगा। सो शी वाज वेरी क्लेवर, राइट। सो एन फ्रैंक क्या बोलती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडिकुलस, डिजर्विंग और इनवाइटिंग डिरीजन और मॉकरी, एब्सर्ड, बिल्कुल इलॉजिकल, घटिया, बकवास। सो अब बोलती है जो इतना घटिया सब्जेक्ट पे जो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो जो मजाक मेरा उड़ाना चाहता अब वो मजाक उनका उड़ने वाला है, मजाक उन पे बनेगा। अब I finished my poem and it was beautiful। और उन्हें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूरी पोएम को कंप्लीट करा एन फ्रैंक ने। इट वॉज अबाउट, अ पोएम किसके बारे में थी, अ मदर डक, फादर स्वैन एंड 3 डकलिंग्स, जो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, और एक बार फादर स्वैन गुस्से में आके अपने 3 डकलिंग्स को इतना मारते हैं कि वो बेचारे मर जाते हैं, और मिस्टर कीसिंग इस स्टोरी से इतने ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं एंड थैंक्स गॉड कि उसको अदरवाइज नहीं लेते हैं, और इसे कन्विंस हो जाते हैं, और उसके बाद से एन फ्रैंक को टोटल परमिशन मिल जाती है क्लास में बात करने के लिए, और आगे क्या होता है इसमें समझते हैं। ठीक है, सो आई फिनिश्ड माय पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज अबाउट अ मदर डक, father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way, and thanks God कि Mr. Keesing ने इस स्टोरी को जो रिदम फॉर्म में, जो पोएम के फॉर्मेट में लिखा था, उसको अदरवाइज नहीं लिया, उसको सही डायरेक्शन में उसको समझा। He read the poem to the class, adding his own comments। उन्हें इस पूरे पोएम को क्लास के सामने पढ़ा और अपने खुद के पॉइंट्स भी, कमेंट्स भी कुछ ऐड करे, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। अब सिर्फ उन्हीं की क्लास में नहीं, एन फ्रैंक की क्लास में नहीं, बाकी क्लासेस में भी उन्होंने जिस क्लास में गए सभी क्लासेस में एन फ्रैंक की रिटन पोएम को पढ़ा और अपने फीडबैक को वहाँ पे शेयर कर, अपने पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करे। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। और तब से एन फ्रैंक के तो मजे हो गए हैं। She was never allowed, since then I have been allowed to talk। और तब से एन फ्रैंक को ऑफिशियल परमिशन मिल गई थी बात करने की, और कभी भी उसके बाद से आज तक उसको किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। और इसके बदले क्या हुआ, ऑन द क्वांट्ररी, मतलब इसके ऑपोजिट, इन नेचर या डायरेक्शन या मीनिंग, इसके उल्टा क्या हुआ, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। उल्टा ये हुआ कि आजकल मिस्टर कीसिंग जो इतने ओल्ड फॉगी पर्सन थे, जो इतने बुढ़े खड़ूस थे, वो इतने फ्रेंडली हो गए हैं, इतने सिंपल हो गए हैं कि इतना ज़्यादा वो क्लास में जोक्स क्रैक करते हैं, इतना फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं कि अब ऑल टुगेदर उनकी पर्सनालिटी
चेंज हो गए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। तो यहाँ से एन फ्रैंक ने तो हमें एक ही शेयरिंग बताया दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेन इज ग्रेटर देन स्वॉर्ड। ये बिल्कुल प्रोवन बात है कि अगर आप वो काम तलवार से नहीं कर सकते जो आप कलम से कर सकते हो, राइट। चलिए, तो इन्हीं वर्ड्स के साथ कंप्लीट होती है हमारी पूरी चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गई है, और कहीं भी किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट या कंफ्यूजन अभी भी है, सो आई वुड मेक अ रिक्वेस्ट कि फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन से ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि कंप्लीट स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जहाँ से हमने इसको एक्सट्रैक्ट करा है, वो कंप्लीट डायरी को हम मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ताकि बहुत अच्छे से आप इस स्टोरी, इस चैप्टर से कनेक्ट डेवलप कर सको और आपके बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द चैप्टर जो कंप्लीट स्टोरी है वो भी समझ में आ जाए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, इन्हीं वर्ड्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज अब हम डीपीपी लेके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। और एक बात याद रखिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, सो इट वुड बी इजी फॉर यू। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक